सो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम ना एक छोटी सी वर्कशॉप करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। ये कोई वैसी वीडियो नहीं होगी, प्रोफेशनल वीडियो नहीं होगी, एजुकेशनल पर्पज से तो नहीं है ये। इट्स मोर लाइक एंटरटेनमेंट पर्पज। ओके, तो एक जस्ट छोटी सी वर्कशॉप होगी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमी होती क्या है, एस्ट्रोनॉमी में कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं, ये कितनी एक्चुअली में कितनी वास्ट फील्ड है, ये भी हम पता करेंगे। ऊपर से ये हेवनली बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, जितनी भी आपने सुनी होंगी ऐसी टर्म्स, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो जब स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशॉप, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी का एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो हमारा लिविंग प्लेनेट है अर्थ, उस अर्थ के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने जो सुना है, सन, स्टार, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉस्मोस, ठीक है, वो सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में काउंट की जाती हैं। एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली में एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है। इसे आप ऐसे नहीं काउंट कर सकते कि जस्ट अगर हमने स्टार्स की स्टडी कर ली तो वो एस्ट्रोलॉजी की नहीं। एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिलेट होती हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर आपकी कॉस्मोलॉजी भी आती है, जो कि जितने भी कॉस्मोस और हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है। अब यहाँ पे ना एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले, कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये दो डिफरेंट स्टडीज़ हैं। एस्ट्रोलॉजी जो होता है एक्चुअली में, एस्ट्रोलॉजी वो एक्चुअली में स्टार्स और उनकी मूवमेंट का हमारी डेली लाइफ के ऊपर जो असर पड़ता है उनकी स्टडी को। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो एस्ट्रोलॉजी एक हिंदू माइथोलॉजिकल स्टडी है। हिंदू माइथोलॉजिकल स्टडी एक्चुअली में ओरिजिनेट हुई थी हिंदू माइथोलॉजी में, लेकिन लोग इसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने लग गए थे एस्ट्रोनॉमी से। ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। तो जस्ट एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन दे देता हूँ दोबारा से अगेन। एस्ट्रोनॉमी अर्थ के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है, उन साइंस रिसर्च जितना भी होता है वो सब एस्ट्रोनॉमी में काउंट किया जाता है। ओके, तो ज़रा हम पहले एक बार देखें कि एस्ट्रोनॉमी ओरिजिनेट कब हुई थी। एस्ट्रोनॉमी की ओरिजिन में हम इंडियंस का कोई हाथ नहीं है फिलहाल। कहा जाता है कि ये एंशियंट ग्रीक में स्टार्ट हुआ था। एंशियंट ग्रीक में कहते हैं कि जो ग्रीकियंस थे, जो एंशियंट टाइम पे ये अपना देखते थे स्टार्स वगैरह को, कि ये जो चमकने वाली चीज़ें रात में होती क्या हैं, तो उनको ना फैसिनेट करती थी। तो ये कहा जाता है कि जब मैथ्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो हो रहा था, मैथमेटिक का बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, प्रचार हो रहा था, बहुत ज़्यादा ये फैल रही थी मैथमेटिक्स, तब लोगों ने ये वंडर करना स्टार्ट किया कि जो चमकने वाली चीज़ें एक्चुअली में जो दिखती हैं उसमें स्काई में, वो है क्या चीज़। तो जब उन्होंने ये वंडर करना स्टार्ट किया, उन्होंने ये पता लगाया कि है क्या, फिर इससे रिलेटेड वो धीरे धीरे स्टडी करने लगे और इन्होंने इन्वेंट की एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने क्या इन्वेंट की? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि बहुत एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा पास्ट में जाते हैं, तो अभी हम उससे डील नहीं करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जब ओरिजिनेट हुई थी ग्रीक में, तो उसके बाद उसका क्या असर पड़ा था वर्ल्ड पे। एस्ट्रोनॉमी को स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशनल साइंस बोला जाता था। कौन सी साइंस? ऑब्जर्वेशनल साइंस, बिकॉज क्योंकि इसमें ऑब्जर्व ज़्यादा करना पड़ता था चीज़ों को, या ऑब्जर्व ज़्यादा करते थे। उस टाइम पे हमारे पास इतना टेक था नहीं कि जिससे हम बता सकें कि जो स्टार्स हैं वो कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, कि सन क्या चीज़ है, स्टार्स क्या चीज़ हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं। उस टाइम पे जब मीटियोर्स वगैरह आते थे तो लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते थे कि ऐसे क्या चीज़ है जो आसमान से चल रही है या फिर आसमान से अर्थ की तरफ गिर रही है। उनको लगता था कि वो धीरे धीरे मूव करते करते अर्थ पे गिर जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए ना उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्वेशनल साइंस के टर्म में रेफर किया जाता था। जैसे कि अब आपको एक मसला आता हूँ, जब हमारी एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन, बहुत ज़्यादा इसकी डिस्कवरी चल रही थी, उस टाइम पे बहुत सारी थ्योरीज इमर्ज हो रही थी। बहुत सारी थ्योरीज इमर्ज हो रही थी कि हमारा वर्ल्ड, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, हमारी जो प्लैनेट है अर्थ वो है क्या। तो उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छी नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही फ़नी थ्योरी इन्वेंट हुई, जो कि कुछ फ़नी लोगों ने ही की होगी आई थिंक, और उसका नाम था फ्लैट अर्थ सोसाइटी। फ्लैट अर्थ थ्योरी, और जो कि ओरिजिनेट की थी फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोगों ने। उनका मानना था कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट है, अर्थ का एक फ्लैट, जैसे थाली होती है, प्लेट्स होती हैं, उनकी तरह अर्थ फ्लैट है और हम सब उसके ऊपर के साइड रहते हैं। उसके नीचे की साइड जो है वो कुछ भी नहीं है, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसका, वहाँ पे ग्रेविटेशन वर्क करती है। जब ग्रेविटेशन डिस्कवर हुआ था तब ये फ्लैट अर्थ सोसाइटी ने अपने आप को ग्रेविटेशन के साथ मर्ज करके ऐसा प्रिटेंड करवाया था कि एक
प्लेट के ऊपर हम सारे लोग रहते हैं और उसके जो नीचे वाला पार्ट है उस पर हम नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन लगती है। है ना बहुत फनी बात, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअली में ओवल शेप की है, ओवल, ये रहा ओवल शेप की है और इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सबको पता है। अगर वो ओवल शेप के नहीं है तो उसके पोल होना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो ये थी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है फ्लैट अर्थ थ्योरी। ऐसा नहीं कहूँगा कि फेमस नहीं है, लेकिन बहुत ही रिडिकुलस थ्योरी है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है एस्ट्रोनॉमी में। हाँ, कुछ लोग अभी भी हैं जो मानते हैं कि शायद अर्थ फ्लैट हो सकती है, उनको कितना भी प्रूफ दे दो, लेकिन होते हैं कुछ ढीठ तो मानते नहीं है फिलहाल। तो ये थी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है फिलहाल। तो हम बात करते हैं मोस्ट रिलेवेंट थ्योरी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ उसके ऊपर। तो हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन की जो सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा वाइडली इसको लोगों ने माना, एंड इवन अभी तक कहा जाता है कि हम बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई और ऐसा भी प्रूफ है नहीं कि हम शो कर सके कि वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ था। हाँ, इसके अपार्ट बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बता सकते हैं कि वर्ल्ड कैसे वर्क करता है, जैसे कि एक है द स्ट्रिंग थ्योरी, द स्ट्रिंग थ्योरी, लेकिन उसका कोई रिलेवेंस नहीं है इसके साथ। तो अभी हम बात करते हैं फिलहाल द बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ल्ड है वो एक बहुत छोटे से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, बहुत ही छोटे से पॉइंट। एक्चुअली में यहाँ पे कोई वर्ल्ड था ही नहीं, कोई यूनिवर्स था ही नहीं, एक बहुत डेंस, बहुत ही ज़्यादा डेंस एक पॉइंट था जो इतना डेंस था कि वो इसी डेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी था। और अनस्टेबिलिटी तो पता ही है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने में तो हेल्प कर ही सकती है, चाहे वो ह्यूमन हो या वर्ल्ड, है ना। तो जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ज़्यादा डेंस था, एक पार्टिकुलर पॉइंट था, लेकिन सडनली क्या हुआ, उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से वो पॉइंट एक दिन क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है। ये पॉइंट क्या होता है, एक्सप्लोड होने की वजह से क्या होता है, जो ये इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स, जितनी भी चीज़ें थी वो इधर उधर फैलने लगती हैं। तो जैसे कि हमें पता है एटम को लेके कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, उन्होंने आपस में मर्जिंग, डिफ्यूज़न, ये सब स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, अलग अलग टाइप के एटम्स बने। जो एटम्स आज हम देखते हैं एक्चुअली में ये बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही बने, और फिर उन एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से फिर आपके एलिमेंट्स बने, एलिमेंट से गैसेस बनी, और फिर उन गैसेस की वजह से क्या बनी, हमारी हेवनली बॉडीज़। ये हेवनली बॉडीज़ एक्चुअली में होती क्या है, हेवनली बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो कि स्पेस में इधर उधर वॉन्डर करती हैं, स्पेस में इधर उधर घूमती रहती हैं, लेकिन वो इतनी डेंस होती हैं कि उस पर आप लैंड कर सकते हो, उस पर चीज़ें टकरा सकती हैं, ठीक है, बहुत डेंस होती हैं, इसीलिए उन्हें हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पॉइंट एक्सप्लोड हुआ था उससे बहुत सारी चीज़ें बनी, और चीज़ें बनने के बाद वो एटम्स में कन्वर्ट हुए, एलिमेंट्स में कन्वर्ट हुए, गैसेस में, फिर धीरे धीरे उन्होंने प्लैनेट, स्टार और सबका रूप लिया, और इवन अभी तक एक्सपैंड हो रहा है हमारा यूनिवर्स। ये कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी में कि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था, तो इसका एक अभी भी रीज़न है कि हमारा जो यूनिवर्स है स्टिल एक्सपैंड कर रहा है, द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। दिस इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग तो नाम सुना ही होगा। बिग बैंग क्या था, बहुत बड़ा धमाका। आज तक के हमारे हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा धमाका, सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था वो बिग बैंग ही था, और उस बिग बैंग की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अपार्ट फ्रॉम बिग बैंग देयर इज़ अनदर एक्सप्लोजन जो कि होता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो कि जनरली होता रहता है। ये नहीं कहूँगा कि हुआ था या नहीं होगा या होगा, वो होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, ये सुपरनोवा क्या चीज़ है? सुपरनोवा एक चीज़ नहीं है, सुपरनोवा एक फिनोमिना है जो कि तब ऑकर होता है जब एक स्टार की डेथ होती है। कब? जब एक स्टार की डेथ होती है। अब ये स्टार की डेथ का क्या मतलब है? देखो, ह्यूमंस की डेथ होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अब स्टार तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्टार तो एक आप कह सकते हो प्लैनेट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो स्टार्स को आप रिलेट नहीं कर सकते छोटी चीज़ों से। तो स्टार की अगर डेथ होती है, बिल्कुल हर चीज़ का एक्सपायरी टाइम होता है,
तो डेथ भी होती है हर चीज़ की। तो अगर स्टार की डेथ हो रही है तो वो जाएगा कहाँ? अब एकदम से इनविजिबल तो हो नहीं जाएगा, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस तो हो नहीं जाएगी उसकी कि अभी एग्जिस्ट कर रहा था एकदम से नहीं कर रहा। होता क्या है, जब एक स्टार जब मर रहा होता है, जब अपनी डाइंग स्टेज पे होता है, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने लगता है। उसके जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर वो डिफ्यूज़न और इन सब के थ्रू होके जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है एक बहुत ज़्यादा एनर्जी का मास क्रिएट हो जाता है और वो एकदम से एक्सप्लोड करता है। उस एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं सुपरनोवा। So these are the some theories about the origin of our universe. Let's just talk about solar system next. Okay, so अभी तक की हमने अपनी इस वर्कशॉप में क्या देखा कि एस्ट्रोनॉमी होती क्या है, वो किससे रिलेटेड है, और इन सब के ओरिजिन के पीछे क्या क्या राज है या क्या क्या थ्योरीज हो सकती हैं, इन सब के बारे में हम ब्रीफ में भी जान सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी को अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो ये अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसे मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा फिलहाल अभी। इतना बड़ा टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी अकेले में। इवन अगर मैं सिर्फ सुपरनोवा के ऊपर भी बात करूँ तो ये भी काफ़ी लंबा टाइम खा जाएगा। तो बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वर्कशॉप, तो हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब हमने जब यूनिवर्स के बारे में पढ़ ही लिया है तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं। यूनिवर्स में होते हैं स्टार्स, यूनिवर्स में होते हैं एस्ट्रॉइड्स, यूनिवर्स में होता है हमारे प्लैनेट्स, यूनिवर्स में होता है मीटियर्स और गैलेक्सीज। नाम सुना है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। क्या है हमारी गैलेक्सी का नाम? मिल्की वे। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। ठीक है, अभी गैलेक्सीज क्या होते हैं? जब यूनिवर्स हमारा बना था उस टाइम पे यूनिवर्स में अलग अलग जगह मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो अब जैसे कि आप कहीं देखते हो, लाइक बाजार का एग्जांपल हो, जब आप डेली वीकली मार्केट में जाते हो तो देखते हो ना, कहीं लोग ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं बहुत दूर दूर होते हैं। तो सेम वही चीज़ यूनिवर्स के साथ है, कहीं मास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया आपस में, कहीं मास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया बहुत पास 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 पास, फिर कहीं बहुत जगह गैप है, फिर उसके बाद दोबारा कहीं इकट्ठा हो गया पास पास। तो ये जो मास का जो इकट्ठा होना है और फिर उन्होंने आपस में एक सिस्टम बना दिया, उन्हें हमने नाम दे दिया गैलेक्सी। उनके अंदर अनलिमिटेड स्टार्स, अनलिमिटेड हेवनली बॉडीज, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर इन गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है, गैलेक्सीज के अंदर जो अपने अपने स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो अपने उनके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इस अट्रैक्शन की वजह से और एक और फोर्स वर्क करती है यहाँ पे, जिसका शायद आपने नाम सुना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन सेंट्रीपिटल फोर्स और अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन, इन सब की वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्स के आसपास मूव करने लगते हैं, और स्टार्स के आसपास मूव करने लगते हैं तो वो एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। और क्योंकि स्टार जो होते हैं एक्चुअली में बर्न करते हैं, बहुत से स्टार बर्न भी करते हैं, तो इसीलिए हम इस सिस्टम को नाम देते हैं सोलर सिस्टम। तो अब जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो करेंगे सोलर सिस्टम की। उससे पहले ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहला, हमारे जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो ड्राइव करती हैं हमारी यूनिवर्स को, वो दो टाइप की है। फंडामेंटल फोर्सेज कितने टाइप के? दो टाइप की। फर्स्ट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो है जो एटम से एटम में वर्क करती है। इवन आपको शायद सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन एक ह्यूमन भी ह्यूमन को अट्रैक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इवन आप अपने आसपास रखे हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हो। वो अलग बात है कि वो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से आप उन चीज़ों को अपने पास नहीं बुला सकते। अट्रैक्शन फोर्स इज़ वेरी लो इन ह्यूमन्स, वेरी लो इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन वहीं जो प्लैनेट वगैरह होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेविटेशन में। इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इवन अर्थ भी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। अगर आप अर्थ पर कूदोगे तो वापस अर्थ पे ही गिरोगे। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, अर्थ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात करूँ, मान लो आपके और आपके स्मार्टफोन के बीच में, तो यहाँ पे जो आपके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ज़्यादा लो है।
क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, मतलब अगर साइज बढ़ रहा है किसी चीज़ का तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। इसके बाद जो सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग मेरे को आपको बतानी थी वो ये कि कहा जाता है कि यूनिवर्स के बनने के टाइम पे जितना मैटर उसमें था और जितना मैटर अभी एग्जिस्ट करता है वो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब मैटर इन्वेंट हो रहा है, मैटर जो है वो बन रहा है, मैटर जो है वो पैदा हो रहा है। ठीक है, अब मैटर तो एक ऐसी चीज़ है जो पैदा हो नहीं सकता। हमने अपनी थ्योरीज में भी पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका क्या मतलब है, ये मैटर आ कहाँ से रहा है? एक्चुअली में इसीलिए हम इसको रेफर करते हैं डार्क मैटर से। डार्क मैटर होता क्या है? वो मैटर जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी कर रहा है, वो मैटर क्या कहलाता है? डार्क मैटर। और उस डार्क मैटर को ड्राइव करने वाली जो एनर्जी होती है, ड्राइविंग एनर्जी, वो क्या होती है? आपकी डार्क एनर्जी। ओके, चलो तो यहाँ तक का हमारा जस्ट ओवरव्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद हम करते हैं अपना छोटा सा टॉपिक ऑन सोलर सिस्टम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। ओके, सो एस्ट्रोनॉमी के बेसिक जानने के बाद अब हम थोड़ा सा जानेंगे उस चीज़ के बारे में जिसमें हम रहते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारी चीज़ें वर्क करती हैं स्पेस में। उस सिस्टम को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। इसको सोलर सिस्टम क्यों बोला जाता है? बिकॉज सोलर मतलब सन। सोलर किससे रिलेटेड है? सन। और सन के अराउंड ही हमारे सारे प्लैनेट मूव करते हैं। ठीक है, सन के अराउंड ही हमारी सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इसीलिए इस सिस्टम को नाम दिया जाता है सोलर सिस्टम। मतलब द सिस्टम derived by the sun। सोलर सिस्टम बहुत ही फैसिनेटिंग थिंग है अगर आप इसके बारे में जानो। आई थिंक आप लोगों ने कभी ना कभी अपने स्कूल क्लासेस में या कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि सोलर सिस्टम है क्या। फिर भी एक बार दोबारा से आपके सामने पहले एक छोटा सा डेफिनेशन रख देता हूँ। वो ये है कि सोलर सिस्टम का मतलब बीच में सन है हमारे, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये क्या है? सन। और जितने भी प्लैनेट्स हैं इसके आसपास एक डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं, डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और उन चक्कर का अपना अपना जो उनके आसपास घूमने का जो चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है वो अपना अपना अलग अलग है हर प्लैनेट का। और डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट कितनी दूर है कितनी पास है। ऑब्वियसली अगर कोई पास से चक्कर लगा रहा है किसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो कम टाइम लेगा, अगर दूर है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। वैसे ही जैसे सन के थर्ड नंबर पर जो प्लैनेट है वो है हमारा मोस्ट लविंग प्लैनेट अर्थ, जिसको सन के अराउंड रिवॉल्व करने में टोटल 365 डेज लगते हैं। और देखा जाए तो 365 डेज एंड 6 आवर्स टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम है जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम के आसपास रिवॉल्व करते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन है उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। जो सन है वो सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम के, और जो कि एक एवरेज स्टार है। सोचो सन को, जिसको हम बहुत बड़ा बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दूँ तो ये अगर ये डॉट हमारी अर्थ है तो सन कुछ इतना बड़ा होगा। और अब ये इतना बड़ा होने के बाद भी ये सिर्फ एक एवरेज स्टार है। तो सोचो यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स होंगे उनका साइज क्या ही होता होगा। ठीक है, तो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करने में एक प्लैनेट को डिफरेंट टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्बिट। अर्थ को लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स टू बी प्रिसाइज, एंड अदर प्लैनेट्स को अपना अपना टाइम लगता है। लाइक मार्स जो है अर्थ के सबसे पास है, उसका ऑर्बिटल टाइम जो है वो अराउंड है अर्थ के, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ अर्थ के जो सबसे पास प्लैनेट है अभी फिलहाल वो मार्स ही है। तो अब हम ना एक एक करके देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं और वो किन किन चीज़ों से मतलब उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो द फर्स्ट प्लैनेट दैट इज इन आवर सोलर सिस्टम एंड दैट इज वेरी क्लोज टू द सन इज मरकरी। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे
क्लोजेस्ट प्लैनेट है। क्लोजेस्ट का मतलब जब सन है, सन के सबसे पास कोई अगर ऑर्बिटर में चक्कर लगाता है तो वो है मरकरी। और मरकरी के कुछ स्पेसिफिकेशंस कुछ इस टाइप से हैं कि मरकरी को एक पूरा ऑर्बिट रोटेट करने में अराउंड 58 डेज लगते हैं, 58 डेज। एंड मरकरी पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो टेम्परेचर होता है वो मरकरी पे बहुत ज़्यादा हाई है। अब एक नॉर्मल दिमाग क्या कहता है कि मरकरी सन के बहुत पास है, इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहना चाहिए, बट नो, वहाँ पे टेम्परेचर लो भी जाता है, एज लो एज -180 डिग्री सेल्सियस, वाओ, एंड एज हाई एज 800 डिग्री सेल्सियस, वाओ। कुछ है ना इंटरेस्टिंग डाटा। अब ये क्यों, जो ये इसका टेम्परेचर है वो नेगेटिव में इतना क्यों जाता है, अब ये तो आपको जानना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे अदर वीडियोस जो कि स्पेशली मरकरी के ऊपर बनी होंगी कि मरकरी में ऐसा क्या है कि उस पर टेम्परेचर इतना हाई भी हो जाता है और उसमें इतना लो भी हो जाता है। सो दैट इज़ मरकरी गाइस। द नेक्स्ट planet that is in our solar system next to Mercury is Venus। Venus जो है उसको सन के ऑर्बिट करने में ऑर्बिटल टाइम जो है वो 225 डेज है, जो कि कम है अर्थ से, ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि इसका ऑर्बिट जो वो छोटा है अर्थ से, तो होना भी चाहिए कम टाइम। अब मज़े की बात ये देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट क्यों बोल रहा हूँ मैं, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट अगर कौन सा है तो उसका आंसर क्या दोगे आप लोग? आई थिंक मरकरी, बट नो, इट्स वीनस। अब ऐसा क्यों, जबकि सबसे क्लोज मरकरी है तो सबसे हॉटेस्ट जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे होना चाहिए, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ होना चाहिए, लेकिन वो वीनस पे है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, क्योंकि वीनस पे जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं और वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जॉर्व कर लेती हैं सन से कि सन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और इस टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, उसका एवरेज टेम्परेचर रेज हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर रेज हो जाता है ना इंटरेस्टिंग बात। द थर्ड प्लैनेट दैट इज इन आवर सोलर सिस्टम इज अर्थ। अब अर्थ के बारे में क्या क्या खास बात है या क्या क्या फैक्ट्स हैं, ये सब तो मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन क्या पता आप लोगों को पता हो या ना पता हो। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैं बताना चाहूँगा अर्थ का, कि अगर मैं बोलूँ अभी किसी से कि अर्थ की किसी एक सैटेलाइट का नाम बताओ तो लोग चले जाएंगे नासा के सैटेलाइट्स के ऊपर, इसरो के सैटेलाइट्स के ऊपर, लेकिन सब मून को भूल जाते हैं। एक्चुअली में मून इज़ ऑल्सो अ सैटेलाइट, मून इज़ ऑल्सो अ सैटेलाइट, मून एक सैटेलाइट है। लेकिन अब सब बोलेंगे कि मून सैटेलाइट क्यों है? अरे कोई भी वो चीज़ जो कि प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करे, जो कि प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करे वो सैटेलाइट होती है। अगर वो प्लैनेट के आसपास एक डेफिनेट ऑर्बिट में एक टाइम इंटरवल में रिवॉल्व कर रही है तो वो आपकी सैटेलाइट कहलाएगी, है ना। वैसे तो हमारे अर्थ के आसपास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। द फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज़ लॉन्च्ड बाय इसरो, आई थिंक रोहिणी, आई एम नॉट श्योर, बट या आई थिंक इट्स रोहिणी, या ये व्हीकल का नाम है स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV, बट जस्ट क्लियर इट आउट थ्रू गूगल, ओके। सो अर्थ के बारे में इतना बताने की फिलहाल मुझे ज़रूरत है नहीं। अर्थ हमारा लविंग प्लैनेट है ही, रेयर प्लैनेट है। हाँ, अभी एक मूवमेंट चल रही है यूट्यूब पे एक्चुअली में, द रेयर प्लैनेट मूवमेंट बाय यूट्यूब। इस रेयर प्लैनेट मूवमेंट का क्या मकसद है? क्योंकि आपको पता ही है कि अर्थ जो है ना वो धीरे धीरे मर रही है, अर्थ इज़ डाइंग, और अर्थ मर रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? हम लोग, हमारा पॉल्यूशन, हमारी हरकतें। तो इसीलिए यूट्यूब ने एक मूवमेंट चलाया है जिसका नाम है रेयर प्लैनेट मूवमेंट। और एक्चुअली में अर्थ रेयर प्लैनेट है भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल नहीं पता हमें कि किसी और प्लैनेट पे लाइफ सस्टेन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत आइडियाज़ हैं, हमने अर्थ 2.0 भी ढूंढ लिया आजकल, अर्थ 2.0, लेकिन हम डेफिनेटली तो नहीं कह सकते ना जब तक हम वहाँ पे गए नहीं हैं। तो तब तक तो अर्थ एक रेयर प्लैनेट हुआ। तो अब इस रेयर प्लैनेट को बचाने की जिम्मेदारी आपकी, तो सेव अर्थ,
जस्ट सेव अर्थ। चलो अब बात में आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, द फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। मार्स के पास 2 मून है, फोबोस और डेलमोस। बहुत ज़्यादा फेमस मून है ये। ऐसा क्यों? बस क्योंकि है इसके पास 2 हैं और अर्थ के पास 1 है, तो ज़्यादा है तो फेमस तो होना बनता ही है। लेकिन अब बोलोगे ज़्यादा इसके पास है तो फिर सैटर्न के पास भी होना चाहिए, क्योंकि सैटर्न को भी फेमस होना चाहिए क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मून है। लेकिन सैटर्न तो आप में ही फेमस है। क्यों? अभी बताता हूँ। मार्स के बाद हमारा जो 5th नंबर का प्लैनेट है वो है जुपिटर। एक स्लाइड मैंने मिस कर दी। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में भी पढ़ाता हूँ। पहले जुपिटर की बात कर लेते हैं। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसके पास बहुत सारे मून हैं फिलहाल। अब आते हैं वापस एस्ट्रॉइड्स पे। एस्ट्रॉइड्स क्या है? ऐसी चीज़ें जो कि प्लैनेट के सिमिलर है प्लैनेट, बट प्लैनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनका साइज़ बहुत छोटा है, साइज इज स्मॉल, और वो सस्टेन नहीं कर सकते, उतने डेंस भी नहीं है, नॉट इनफ डेंस। बट या वो प्लैनेट जैसे ही हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? दैट्स वाई दे आर नोन एज माइनर प्लैनेट। इनको हम क्या बोलते हैं? माइनर प्लैनेट। अब जुपिटर के बाद जो हमारा बहुत फेमस प्लैनेट है जिसे हम कह सकते हैं वो सैटर्न। क्यों? क्योंकि सैटर्न के आसपास एक रिंग है। रिंग आपने देखा होगा मूवीज़ में और कार्टून्स में कि एक ऐसा प्लैनेट दिखाया जाता है जिसके आसपास एक रिंग है, रिंग वाला प्लैनेट, वो यही है सैटर्न।